हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माय नेम इज़ मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF इन 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have also qualified only NET in June 2019 and December 2019. I have also completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान। अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो की PDFs एंड क्विजेज वहीं शेयर करती हूँ। कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन विद PYQs। आज फिर से मैं लेके आई हूँ 10 कॉन्सेप्ट्स विद PYQs। देखिए, PYQs रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट्स ज़रूर रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, ना कि क्वेश्चंस पे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो हमें पता होना चाहिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक हम कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखिए, सेट ऑफ मतलब क्या? सेट ऑफ मतलब एडजस्ट करना। सेट ऑफ मतलब क्या? एडजस्ट करना लॉस को इनकम से। ठीक है, इनकम से जब हम लॉस को एडजस्ट करते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। It refers to the adjustment of losses against the eligible profit of the year। उस ईयर का जो एलिजिबल प्रॉफिट होगा उससे लॉस को जब हम एडजस्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। इट इज़ गवर्न्ड बाय द सेक्शन 70। ये इसमें दो पार्ट है, एक सेक्शन 70 है, एक 71 है सेट ऑफ में। देखिए कौन से, एक है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, एक है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इनकम के कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन 5 सोर्सेज में सैलरी से तो लॉस होगा नहीं कुछ भी। तो इन 4 सोर्सों से जो भी लॉस होगा उनको हम एडजस्ट करते हैं, तो अगर हमारा जो हेड है वो दोनों अलग अलग है, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसका लॉस, अदर सोर्सेज का लॉस हम सेट ऑफ कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से। तो ये क्या कहलाएगा? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड, जब दो हेड से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों हेड अलग अलग हैं। इंटर सोर्स क्या होगा? हेड तो सेम है लेकिन उनके अंदर जो सोर्स है वो अलग है। जैसे हम बोले कि जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी थी, मतलब जिस हाउस में हम रह रहे थे, उस हाउस के लॉस को हम सेट ऑफ कर रहे हैं उस हाउस के इनकम से जो हम रेंट पर दिए हैं। तो ये दोनों का सोर्स तो अलग अलग है। ये हाउस प्रॉपर्टी हमारी सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। ये दोनों सोर्स तो अलग अलग है लेकिन हेड क्या है? सेम है। देखिए, इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या होते हैं? सेम हेड ऑफ इनकम होती है, सेक्शन 70 है। और इंटर हेड इनकम क्या है? अदर हेड्स ऑफ इनकम से जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट। देखिए, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट सेक्शन 70 है। सेट ऑफ लॉस ऑफ वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, विद इन द सेम हेड में जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से तो उसे क्या बोलेंगे? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इसका एग्जांपल क्या है? लॉस ऑफ वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम द टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं किससे? अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ लेदर बिजनेस। तो दोनों बिजनेस का सोर्स अलग अलग है लेकिन हेड दोनों का क्या है? सेम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। 71 सेक्शन क्या है? इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब क्या? अंडर दिस सेक्शन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर अदर हेड्स के इनकम से जब लॉस को सेट ऑफ किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट। क्या? इंटर हेड एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल देखिए, लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब क्या? नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम सेट ऑफ कर रहे हैं किससे? अगेंस्ट द हाउस प्रॉपर्टी इनकम।
ठीक है, तो ये क्या है, इंटर हेड एडजस्टमेंट है। अब देखिए सेट ऑफ हम किस हेड के लॉस को किस हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये देखिए जो सेट ऑफ ये जो सेट ऑफ दिया हुआ है वो सेम ईयर में दिया है। मतलब कि जैसे फाइनेंशियल ईयर में हम अर्न करते हैं इनकम, उस पर टैक्स कब हम देते हैं, असेसमेंट ईयर में देते हैं, राइट। तो इस ईयर में जो भी हमें लॉसेज हुआ, इसे हम असेसमेंट ईयर में जो सेट ऑफ करेंगे वो हम किस हेड से करेंगे वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर इस साल इस असेसमेंट ईयर लॉस पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, कुछ लॉस हमारा बच गया, तो उस लॉस को हम आगे के सालों में ले जाते हैं सेट ऑफ करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। तो जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उस केस में सेट ऑफ हम अलग अलग सोर्सेज से नहीं कर पाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो हम बता रहे हैं सेट ऑफ लॉसेज, वो इस असेसमेंट ईयर में किस हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं वो बता रहे हैं। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अगर लॉस हो गया है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसे कैसे हम सेट ऑफ करेंगे, सैलरी से कर सकते हैं, बिजनेस इनकम से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कर सकते हैं। अगर स्पेकुलेशन का बिजनेस है, सट्टे का व्यापार है, तो उससे जो भी लॉस होगा तो उस लॉस को उसी हेड के इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मतलब नॉर्मल बिजनेस से लॉस हुआ है हमें, तो उसे सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। सैलरी से नहीं करते हैं, बिजनेस में जो लॉस होगा उसे सैलरी से सेट ऑफ नहीं किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं हम। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस इनकम से एंड कैपिटल गेन से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेट ऑफ कि किस हेड की इनकम को हम किस हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, किस हेड के लॉस को हम किस हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है, अगर इस साल अगर असेसमेंट ईयर की इनकम से हम पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाए, ठीक है, पूरा लॉस हम सेट ऑफ नहीं कर पाए, अदर हेड्स की इनकम से भी पूरे लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो हम इसे आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेट ऑफ करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए लॉसेस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर बट आर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये देखिए हाउस प्रॉपर्टी के केस में लिमिट है कि एक साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही सेट ऑफ किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। ठीक है, ये लिमिट है कि 2 लाख पर एनम ही लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है हाउस प्रॉपर्टी के केस में। अगर बैलेंस बच जाता है, 2 लाख से ऊपर का लॉस है, तो बाकी बचे हुए बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए अब जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेट ऑफ करने का जो रूल है वो अलग हो जाएगा। देखिए जब हमें असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ करना था, कैरी फॉरवर्ड नहीं था, तो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को हम किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर दे रहे थे, लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, पहले साल जिस साल लॉस हुआ, हमें फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ, उसको हम सेट ऑफ करने की कोशिश की है असेसमेंट ईयर में, तो पूरा हम सेट ऑफ नहीं कर पाए, 2 लाख यहाँ किए बच गया, तो उसे जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड जब हम करेंगे
तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं, अदर किसी हेड से नहीं कर सकते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हम सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के केस में, वो भी कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 ईयर्स तक। इसमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लॉस फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से लॉस है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम एनी नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड के केस में। लेकिन पीछे जो हम पढ़े हैं सेट ऑफ में, उसमें किससे किससे सेट ऑफ कर सकते थे, सैलरी को छोड़ के जितने भी हेड थे उन सब से सेट ऑफ किया जा सकता था नॉर्मल बिजनेस के लॉस को। लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ किया जा सकता है नॉर्मल बिजनेस के लॉस को। कितने ईयर तक, 8 ईयर तक हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करना यहाँ मैंडेटरी है। लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टे के व्यापार से जो लॉस हुआ वो सट्टे के व्यापार से ही सेट ऑफ करेंगे हम, वो भी कितने सालों तक, 4 सालों तक। इसमें भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस हुआ है अंडर सेक्शन 35 AD, तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। इसमें कैरी फॉरवर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जब तक चाहे हम तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब तक हमारा पूरा लॉस सेट ऑफ न हो जाए। और इसमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं, और इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स तक। यहाँ भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है अगर, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, और 8 ईयर्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को। यहाँ पर भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसके लॉस को हम सेम इसी हेड की इनकम से सेट ऑफ करेंगे, वो भी कितने ईयर्स तक, 4 ईयर्स तक। ठीक है, और यहाँ भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे देखिए 2 एक्सेप्शन है, यहाँ 4 ईयर्स है और यहाँ 4 ईयर्स है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। बाकी सब तो सेम है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड की, और अनऑब्जर्व डेप्रिशिएशन की भी कोई लिमिट नहीं होती है। अनऑब्जर्व डेप्रिशिएशन अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो उसे हम कितने भी सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस। याद रखिएगा कितने सालों तक हम किस हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और किस हेड की इनकम को, किस हेड के लॉस को हम किस हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के केस में। और अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, हम असेसमेंट ईयर में हम सेट ऑफ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लॉस को, तो किस हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस खत्म हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए, मोहन हैज रेंडर्ड हिज सर्विस, मोहन ने अपनी सर्विस दी इन इंडिया में, एंड रिटायर इन 2015, और 2015 में रिटायर हो गया। ही देन शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन सिंगापुर, देन वो सिंगापुर में शिफ्ट हो गया। द पेंशन रिसीव्ड बाय हिम फॉर द सर्विस वुड बी, तो जो वो पेंशन रिसीव कर रहा है वो क्या होगी। डीम्ड और अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, क्या ये इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज हुई है, इंडिया के बाहर अर्न की गई है, नहीं। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में अक्रू या अराइज हुई है। ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, जब इंडिया में रिसीव होगी तभी ये इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में अर्न किया गया है तो वो चाहे बाहर रिसीव कर रहा हो इंडिया के, या इंडिया के अंदर रिसीव कर रहा हो, दोनों ही केस में ये डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया होगी, इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में अक्रू एंड अराइज हुई है, तो ये क्या है, इंडियन इनकम है। देखिए, इनकम कितने तरह की होती है, इनकम
दो तरह की होती है, एक इंडियन इनकम होती है और एक फॉरेन इनकम होती है। तो इंडियन इनकम कौन सी इनकम होगी? जो इंडिया में अर्न की गई है, ठीक है, जो इंडिया में अर्न की गई है, चाहे वो इंडिया में रिसीव की जा रही हो या इंडिया के बाहर रिसीव की जा रही हो, इसे क्या बोलेंगे? अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर कोई इनकम है, कोई फॉरेन इनकम है, वो इंडिया में रिसीव की जा रही है, क्या की जा रही है? इंडिया में रिसीव की जा रही है, तो भी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडिया में टैक्स लगेगा उस पर, ठीक है। अगर इंडिया में रिसीव की जा रही है तो भले ही वो फॉरेन इनकम हो, फॉरेन में अर्न की गई हो, लेकिन अगर रिसीव करने वाला इंडिया में रिसीव कर रहा है तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम क्या है? फॉरेन इनकम जो इंडिया में कमाई गई है और इंडिया में ही रिसीव की जा रही है, तो वो फॉरेन इनकम है। देखिए, इंडियन इनकम क्या है? इंडियन इनकम किस केस में टैक्सेबल होगा? इंडियन इनकम चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के केस में ही टैक्सेबल होता है इंडियन इनकम। जबकि फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में टैक्सेबल होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंस के केस में टैक्सेबल नहीं होता है। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में एक केस है जब ये टैक्सेबल होगा फॉरेन इनकम, कब? जब ये जो फॉरेन इनकम है वो जिस बिजनेस से हुआ है वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो। कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा हो? इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो, तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज फॉरेन इनकम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंस के केस में टैक्सेबल नहीं होता है। देखिए, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम इंडिया में रिसीव की गई है, वेदर अक्रू और अराइज इन इंडिया और एल्सवेयर, चाहे वो इंडिया के बाहर कमाई गई हो या इंडिया में कमाई गई हो, अगर इंडिया में रिसीव की जा रही है तो वो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम तीनों ही केस में टैक्सेबल होती है। इनकम अक्रू और अराइज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया में कमाई गई है, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, चाहे वो इंडिया के बाहर रिसीव की गई हो या इंडिया में रिसीव की गई हो, इंडिया में कमाई गई तो इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम तीनों के केस में टैक्सेबल होगी। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम क्या है? अक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इनकम है ये, ठीक है, इंडिया के बाहर कमाई गई है, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया रिसीव भी की गई है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया। ये देखिए, ये जो इनकम है वो फॉरेन इनकम है, लेकिन जिस बिजनेस से ये इनकम हुआ है वो इंडिया से कंट्रोल की जा रही है, इसलिए नॉन रेसिडेंस के केस में भी टैक्सेबल होगा, और ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में तो फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, दोनों ही टैक्सेबल होता है। नॉन रेसिडेंस के केस में तो टैक्सेबल होगा नहीं है इनकम, ठीक है। ये देखिए, अर्न किया गया इंडिया के बाहर और रिसीव भी इंडिया के बाहर किया गया, तो ये क्या है? ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में तो हमेशा ही टैक्सेबल होता है, लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस के केस में कब टैक्सेबल होगा? जब जिस बिजनेस से वो इनकम अर्न की गई है वो इंडिया से कंट्रोल की जा रही हो। फिर देखिए, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी भी सोर्स से आउटसाइड इंडिया के इनकम अर्न की गई है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, इन दोनों के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, फॉरेन इनकम है। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम आउटसाइड इंडिया अक्रू या अराइज हुआ, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया किया गया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले किसी ईयर्स में अर्न हुआ था और उसी ईयर में उसने रिसीव किया, आउटसाइड इंडिया रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में भेजा जा रहा है, तो ये अनटैक्सड इनकम है, इसमें इंडिया में टैक्स किसी भी केस में इंडिया में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, मेरा मानना है कि किसी चीज़ को रटने से कुछ नहीं होगा, अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हमें उसे रटना नहीं पड़ेगा, तो कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, बाकी सब चीज़ तो फिट होता ही जाएगा माइंड में। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या? रेपो रेट, विच इज़ अ रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक क्या करती है? कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है,
क्या देती है? लोन देती है, और इस लोन के बदले में जो रेट चार्ज करती है उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या किस टर्म के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब 90 डेज से ऊपर का लोन देंगे तो उस पे जो रेट चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं बैंक रेट। अभी देखते हैं, हम पहले ये देख लें। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट की दो पॉलिसीज होती हैं, एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या बताती है? फिजिकल पॉलिसी हमें बताती है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट के इनकम के बारे में, कि गवर्नमेंट को कैसे इनकम होगा, कहाँ से इनकम होगा, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। या हम बोले ये जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट का बजट होता है। गवर्नमेंट जो बजट लेके आती है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के इनकम एंड स्पेंडिंग से रिलेटेड है, टैक्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड होता है, वो सब इसमें होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पॉलिसी। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू मॉनेटरी को कंट्रोल किया जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, वही होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी निकालता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और इसे एप्लीकेबल करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। जबकि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है। फिजिकल पॉलिसी कौन लेके आती है? गवर्नमेंट लेके आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आती है? सेंट्रल बैंक लेकर आती है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट के स्पेंडिंग एंड इनकम को देखा जाता है, गवर्नमेंट कैसे टैक्स से इनकम ले रही है और कैसे उसे स्पेंड कर रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है मार्केट में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी का कंट्रोल। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या? फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट का बजट। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्पेंडिंग एंड इनकम की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है जिसमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर मेंबर होते हैं, और फिनांस मिनिस्टर मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और जो सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं वो भी मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो इन लोग मिल के मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आते हैं। देखिए, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हैं? एक होता है क्वांटिटेटिव, या जिसे ट्रेडिशनल मेजर्स बोला जाता है, ट्रेडिशनल टूल। एक है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेजर्स। देखिए, क्वांटिटेटिव में क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, CRR, SLR, LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए, क्वांटिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल में क्या क्या है? क्वांटिटेटिव टूल में है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ये? ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक्स सिक्योरिटीज को सेल परचेस करते हैं, सिक्योरिटी का सेल बाई करते हैं मार्केट से, मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मनी की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई तो बैंक्स क्या करेंगी? बैंक्स सिक्योरिटी को सेल करना शुरू करेंगी। जब वो सिक्योरिटी को मार्केट में सेल करेंगी तो मार्केट से मनी उठ के कहाँ चल जाएगा? बैंक के पास चला जाएगा, और पब्लिक के पास क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी आ जाएगा। जब मार्केट में मनी सप्लाई कम है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगा? सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक बाय करना शुरू करेगा। जो भी सिक्योरिटी मार्केट में सेल किया है उसे सेंट्रल बैंक बाय करना शुरू करेगा, और बाय करेगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? मनी सप्लाई दे देगा, मनी दे देगा पब्लिक के हाथ में, और उनसे सिक्योरिटी ले लेगा, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? बाय करती है सिक्योरिटी को, और जब मनी सप्लाई रिड्यूस करना होता है तो बैंक क्या करती है? सेल करती है सिक्योरिटी को।
ठीक है, सेल करेगी तो क्या होगा, मनी बैंक के पास आ जाएगी और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कॉमर्शियल बैंक पे। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पे चार्ज करती है। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे ही बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसी का रिवर्स होता है। जब कॉमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट रखती है सेंट्रल बैंक के पास, इस केस में तो लिक्विडिटी किधर जा रही है, लिक्विडिटी कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रही है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक से लिक्विडिटी जाती है सेंट्रल बैंक के पास। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक ने इस केस में सेंट्रल बैंक को लोन दिया, तो जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देगा तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, वैसे ये किसी तरह का लोन नहीं होता है। कॉमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट करती है, अपने पैसे डिपॉजिट करती है सेंट्रल बैंक के पास, उस पे जो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देती है उनको, वही होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो वो रेट होता है जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक्स को अपना कैश रिजर्व रखना होता है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक एक रेट फिक्स करती है कि आपको इतना परसेंट अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो आपके पास डिपॉजिट्स हैं उनका, जो आपके पास डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उनका आपको कितना परसेंट हमारे पास एज अ कैश रिजर्व रखना होगा, तो सेम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। एसएलआर वो रेट होता है जिस रेट से बैंक को अपने पास लिक्विड रखना होता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या मार्केटेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में हो, कि अगर इमरजेंसी कोई आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें कैश की ज़रूरत पड़ गई, तो इसका हम यूज़ कर सकें। तो रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जो कॉमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक पे चार्ज करती है लोन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये मोर देन 90 डेज होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट पे देती है। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर वो रेट होता है जो रेट से कॉमर्शियल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट रखना होता है, वो सीआरआर होती है। जबकि एसएलआर क्या होती है, एसएलआर वो रेट होती है जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास लिक्विड रखना होता है, अपने पास कैश या मार्केटेबल सिक्योरिटी रखनी होती है, वो एसएलआर होती है। ये खुद कॉमर्शियल बैंक खुद के रिजर्व में रखती है, जबकि कैश रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है। ये जो रेट होता है वो किसका परसेंट होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। जो बैंक्स के पास, कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो उनके लोन्स, जो उनके डिपॉजिट्स वगैरह हैं, वो उनकी लायबिलिटी तो है, तो उसका कितना परसेंट उन्हें खुद के पास रखना है वो एसएलआर बताएगी, कितना सेंट्रल बैंक के पास रखना है वो एसएलआर बताएगा। तो ये जो भी रेट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर, अगर इन रेट को इंक्रीज किया गया तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। अगर इन रेट को रिड्यूस किया गया तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, सभी रेट के लिए सेम है। जैसे चलिए एक एग्जांपल हम दे दें आपको, रेपो रेट। अगर रेपो रेट हम इंक्रीज किए, सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, रेपो रेट इंक्रीज कर दिए, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे, और जब वो लोन कम लेंगे सेंट्रल बैंक से तो पब्लिक को लोन कम देंगे, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर है, बैंक रेट है, इन सबको अगर इंक्रीज किया गया है, सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज किया है, तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगी। अगर इन रेट को रिड्यूस किया गया तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी।
ठीक है। इसे देखिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटी एक्सचेंज की जाती है और सिक्योरिटी के बदले में लोन दिया जाता है। जैसे रेपो रेट देख ले हम, रेपो रेट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो कॉमर्शियल बैंक क्या देती है, कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटी देती है। ठीक है। इसे रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रीपर्चेस एग्रीमेंट बोलते हैं रेपो रेट को, और रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट बोलते हैं। यहाँ सिक्योरिटी जाती है, लिक्विडिटी आती है कॉमर्शियल बैंक के पास, जबकि रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा हो जाएगा, सिक्योरिटी आएगी कॉमर्शियल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक के पास क्या जाएगी, लिक्विडिटी जाएगी रिवर्स रेपो रेट के केस में। अब देखिए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है, इसके थ्रू तो समझ में आ गया क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, सिक्योरिटी का सेल और बाय करती है सेंट्रल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशन समझते हैं ना, राशन जो हम लोग को राशन दिया जाता है, तो कुछ रेट से दिया जाता है ना कि इतना किलो इन्हें दिया जाएगा, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको इतना दिया जाएगा। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का सिंपल मतलब है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक एक क्राइटेरिया बना देती है कि किस सेक्टर को कितना आप लोन दे सकते हैं, किस सेक्टर को कितने परसेंटेज से लोन दे सकते हैं, किस बिजनेस के लिए आप कितना परसेंट लोन दे सकते हैं। ठीक है, वही है राशनिंग ऑफ क्रेडिट कि किस सेक्टर को आप कितना क्रेडिट दे सकते हैं। फिर उसके बाद है एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन। मार्जिन ऑफ लोन में सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक मार्जिन डिसाइड करती है किसके बीच में, लोन और सिक्योरिटी के बीच में, कि कितना लोन देने के लिए कितनी सिक्योरिटी रखी जाएगी, वो होता है एडजस्टिंग मार्जिन ऑफ लोन। इन दोनों के बीच में, सिक्योरिटी के वैल्यू में और लोन के वैल्यू के बीच में कितना मार्जिन होगा, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। ठीक है, इसके थ्रू भी क्रेडिट कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन रख देगी, अगर बहुत कम मार्जिन है इनके बीच में, इसका मतलब कि जितना हम लोन ले रहे हैं लगभग उसी के बराबर ही हमें सिक्योरिटी रखना होगा। तो जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिमांडेड होगी तो लोग लोन कम लेंगे, जब कम सिक्योरिटी रखना होगा, ठीक है, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे। फिर उसके बाद है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब ऐसा समझिए कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, अपने प्रिंसिपल्स को मानने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स पे कुछ प्रेशर डालती है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक पे प्रेशर डालती है, उनको प्रेशराइज करती है मानने के लिए, तो वो होता है मॉरल सुएशन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन में कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पे डायरेक्ट एक्शन लेती है अगर वो क्रेडिट कंट्रोल नहीं करते हैं तो यही था फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आइए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेज अ डेलिब्रेट चेंज इन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी पॉलिसी डेलिब्रेट चेंज दिखाता है इन गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। क्या ये करेक्ट है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हमें कौन बताता है? फिजिकल पॉलिसी। अभी पीछे पढ़े हैं हम, तो इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, इतना ही पढ़ते ही समझ में आ गया गलत है। सेकेंड देखिए, फिजिकल पॉलिसी रेगुलेट्स द मनी सप्लाई एंड द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है क्या फिजिकल पॉलिसी? ये काम कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी करता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ द स्टेटमेंट आर wrong, both the statement are incorrect. नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस आर। इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है, किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आइए देखते हैं। देखिए डिफरेंस समझते हैं। IMPS, RTGS एंड NEFT क्या है? NEFT, RTGS, IMPS ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम फंड ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? फंड ट्रांसफर। इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम ऐप से फंड ट्रांसफर करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। देखिए NEFT के थ्रू अगर हमें कोई फंड ट्रांसफर करना है तो उसमें मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू 1 रुपए तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम।
आरटीजीएस में 2 लाख मिनिमम 2 लाख से शुरू ही होता है। आरटीजीएस को यूज करने के लिए मिनिमम हमें 2 लाख ट्रांसफर करना होगा, और आईएमपीएस के लिए मिनिमम 1 रुपीज है। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, चाहे कितना भी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि आईएमपीएस में 2 लाख की लिमिट है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही हम आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर होता है वो बैचेज में होता है। बैचेज मतलब कि जैसे 2-3 ट्रांजेक्शन का बैच बना देता है, फिर सेटलमेंट होता है, फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे हम एक दिन में 10,000 ट्रांसफर किए, 5,000 ट्रांसफर किए, फिर 10,000 किए, तो वो क्या करेगा, वो इनका एक बैच बना देगा 25,000 का, और 25,000 एक बार में ट्रांसफर करेगा। तो ये बैचेस में ट्रांसफर होती है, और ये बैचेस सेटल्ड होती हैं 2 आवर्स पे। ठीक है, जनरली 2 आवर्स पे सेटल होती हैं, ये डिपेंड करता है बैच हमारा कितना बड़ा है। जबकि 1-on-1 सेटलमेंट होता है आरटीजीएस में, तुरंत ट्रांसफर होता है फंड। आरटीजीएस एंड आईएमपीएस के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, जबकि एनईएफटी में इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता, ये टाइम लेता है, बैचेस बनाता है, उसके बाद ट्रांसफर करता है। सर्विस अवेलेबिलिटी 24/7 सर्विस मिलती है यहाँ पर, जबकि आरटीजीएस में ऐसा नहीं है, इसमें एक टाइम होता है 7 से 6 PM सैटरडे, संडे 9 से 4 PM। बैंक हॉलीडे अनअवेलेबल होगा आरटीजीएस, जबकि आईएमपीएस भी 24/7 काम करता है। ट्रांजैक्शन फीस एनईएफटी एंड आरटीजीएस के केस में कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं, आईएमपीएस के केस में ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाती है, ये बैंक्स के ऊपर है। ठीक है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के लिए कितने चार्जेस लगेंगे ये बैंक्स डिसाइड करती है। ये बैंक्स के ऊपर है कि किस बैंक से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। किसी किसी बैंक्स में एनईएफटी, आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती है, लेकिन किसी किसी बैंक में लगती है एनईएफटी, आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन फीस। ये बोथ होता है ऑफलाइन ऑनलाइन, जबकि आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन हम यूज नहीं कर सकते आईएमपीएस को। देखिए, इसमें बोल रहा है आईएमपीएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इनेबल बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग दियर बैंक अकाउंट एंड रेमिट फंड 24/7। ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है आईएमपीएस का। मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, ये क्या करता है, पेमेंट को सिंपलर बनाता है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं आईएमपीएस के थ्रू। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, ये क्या है, मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, ये भी सही है। टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विद एनईएफटी एंड आरटीजीएस, ये एनईएफटी एंड आरटीजीएस से कॉम्पिटिशन करता है? नहीं, ये दोनों तो बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए, जबकि आईएमपीएस छोटे ट्रांजैक्शन के लिए। इन दोनों में मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, आईएमपीएस में मैक्सिमम की लिमिट है। कंपटीशन किनके बीच में होता है, जो सेम लेवल पे हो, जो सेम लेवल पे हो, कंपटीशन हम उनसे करेंगे, ना कि जो डिफरेंट लेवल पे हो। ये सब डिफरेंट लेवल पे है, तो कंपटीशन कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी एंड सी। चलिए 6 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? देखिए, एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, ये हमें बताता है प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। ये कौन हमें बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ तो उसका कितना परसेंट डिमांड में चेंज हुआ। ये हमें क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। ये क्वालिटेटिव मेजर है लॉ ऑफ डिमांड, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर है। ये हमें बताता है परसेंटेज में कि आखिर कितना परसेंटेज हम प्राइस में चेंज किए हैं तो हमारे डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले हम देख लें कितने तरह की होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, 5 तरह की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये क्या है?
देखिए प्राइस में हम कितना भी चेंज कर दिए, हमारे डिमांड में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसे हम इन्फिनेटिव से शो करते हैं, सॉरी जीरो से शो करते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? जीरो है। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस में हम कितना भी चेंज कर दिया, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है? इनइलास्टिक डिमांड है। अब ये देखिए प्राइस हमारा सेम है लेकिन डिमांड में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। प्राइस में एकदम 9 के बराबर चेंज हो या एकदम भी चेंज ना हो लेकिन डिमांड में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इन्फिनेटिव से शो करते हैं, जबकि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को हम किससे शो करते हैं? जीरो से। ये देखिए जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ, तो ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हम इसे बोलते हैं इक्वल टू 1 होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है क्योंकि जितना परसेंटेज हम प्राइस में चेंज करेंगे एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज हमारे डिमांड में चेंज होगा। यहाँ देखिए प्राइस में जितना चेंज हुआ है उसका ज्यादा डिमांड में चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर देन 1। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड, या इसे हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये देखिए प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड में कम चेंज हुआ है। देखिए कंपैरिजन आप कर सकते हैं, प्राइस में ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड में कम चेंज हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी लेस देन 1। इलास्टिसिटी लेस देन 1 इसे हम क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? नेसेसिटीज के केस में होती है, जैसे मेडिसिन क्या होती है? बहुत जरूरी होती है पेशेंट्स के लिए, तो प्राइस बढ़े कम हो कुछ भी हो, क्या मेडिसिन के डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा डिमांड में। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे मेडिसिन चाहिए तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम होगा तो ढेर सारी मेडिसिन खरीद के रख लेंगे। अब ये देखिए यहाँ प्राइस में थोड़ा सा चेंज या 9 के बराबर चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। ये हम कह सकते हैं ये लग्जरियस गुड्स के केस में हो सकता है, जैसे कार है तो उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा या 9 के बराबर चेंज होता है तो उसके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। अब देखिए इक्वल टू 1, यहाँ प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा। इलास्टिक, प्राइस में जितना चेंज होगा उससे ज्यादा डिमांड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स के केस में होता है, जैसे मशीनरी वगैरह है, फ्रिज वगैरह है। ठीक है, मशीनरी सामान है जो लंबे समय तक चलेगी, तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा तो लोग डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज कर देंगे। ड्यूरेबल है, लेके रख लेंगे, प्राइस कम हुआ ले लेंगे। इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस में जितना चेंज होगा उससे कम डिमांड में चेंज होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक डिमांड। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे जैसे प्राइस इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमें लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ सबसे पहले हमारा आएगा जो इनइलास्टिक है, जो एकदम ही इनइलास्टिक है। तो यहाँ पे देखिए होमोजेनियस प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, नेसेसिटीज है, ड्यूरेबल गुड्स है। तो नेसेसिटीज ये बहुत जरूरी है हमें, प्राइस ऊपर हो नीचे हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा? नेसेसिटीज आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद फिर देखिए उसके बाद है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होता है? इलास्टिक डिमांड होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल सेम है या हम बोले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो एक के प्राइस में थोड़ा भी चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर होंगे वो इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों सेम ही प्रोडक्ट हैं। तो एक की प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होगा क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है।
तो यहाँ पर हम लास्ट में ए को रख सकते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखिए क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। जैसे देखिए अगर इसके प्राइस में कमी आएगा या ऐसे समझिए इसके प्राइस में इंक्रीज आएगा तो कस्टमर इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट पे शिफ्ट होंगे, लेकिन क्या पूरे के पूरे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमर शिफ्ट होंगे जो इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे अफोर्ड करना, वही इस पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएटेड एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हम बी रख सकते हैं, जबकि ड्यूरेबल गुड्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। तो इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सी बी डी ए। ऐसे भी आप देख सकते थे, देखिए सी है हमारा फर्स्ट पे, ठीक है, सी तो होगा हमारा फर्स्ट पे, नेसेसिटीज है उसका लो इलास्टिसिटी होगा। तो इस केस में देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे डी है, यहाँ पर ए है। अब ए और बी है, बी और डी है, तो आपको ये देखना है पहले बी आएगा या पहले ए आएगा। बी क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, होमोजीनियस की ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, डिफरेंशिएटेड की। तो पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा। पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा ना, तो देखिए बी के बाद ए है ना, यहाँ देखिए ए पहले है बी बाद में, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है। अब देखिए 7, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइस इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस सजेस्ट बाय द पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलती है, देखिए पिकिंग ऑर्डर थ्योरी ये बोलती है कि जब भी कंपनी को फाइनेंस लाना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम आपको ये बताए थे थ्योरी, जब भी कंपनी को फाइनेंस कलेक्ट करना है किसी सोर्स से, तो सबसे पहले वो इंटरनल फाइनेंसिंग को यूज करेगी, जो उसके पास रिटेन करके रखा हुआ है, जो उसके रिजर्व में, सबसे पहले वो उन्हें यूज करेगी, उसके बाद वो डेट पे आएगी, देन उसके बाद इक्विटी यूज करेगी, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल फाइनेंसिंग, अगर इंटरनल फाइनेंसिंग से पैसा ज्यादा नहीं कलेक्ट हो पाया, कम पड़ रहा है तो डेट से, अगर ये भी कम पड़ रहा है तो इक्विटी की तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है, साथ में रिस्क भी होता है, इसमें रिस्क होता है, इस वजह से ये कॉस्टलियर होती है डेट से, तो डेट प्रिफर किया जाता है इक्विटी के ऊपर, ठीक है। डेट की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि डेट में रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो पिकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलती है, पहले इंटरनल फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस कलेक्ट करिए, फिर उसके बाद डेट एंड देन उसके बाद इक्विटी। तो इसमें देखिए री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग को री इन्वेस्ट करना, ठीक है, ये तो आएगा पहले नंबर पे। न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी नहीं, इसके बाद क्या आएगा, डेट आएगा, इश्यू ऑफ डेट सी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ए सी बी आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 8th क्वेश्चन पे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग अ हाई प्राइस व्हेन अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ग्रेजुअली लोअरिंग इट्स प्राइस। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया तो हाई प्राइस पे आया, देन उसके बाद धीरे धीरे प्राइस लो किया गया, तो ये कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं स्कीमिंग। देखिए जब न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो दो स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, एक स्कीमिंग यूज की जाती है और एक पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। स्कीमिंग मतलब क्या होता है, स्कीमिंग मतलब कि जैसे इसको बोला जाता है, स्कीमिंग मतलब कि दूध के ऊपर का पूरा मलाई खींच लेना। तो स्कीमिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट आती है वो एक झटके में मार्केट में आती है और मार्केट से पूरा का पूरा पैसा लेके चली जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हाई प्राइस पे लॉन्च होती है। स्कीमिंग के अंडर में जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है वो हाई प्राइस पे लॉन्च होती है, ठीक है। स्कीमिंग में वो प्रोडक्ट आते हैं जिनमें लो कंपटीशन होता है, जिनमें क्या होता है, लो कंपटीशन होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, जहां पे जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक है।
इनइलास्टिक डिमांड है मतलब प्राइस ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कस्टमर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही है। तो हम हाई प्राइस पे प्रोडक्ट लाएंगे तो कस्टमर लेंगे ही, ठीक है, डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में स्कीमिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, जबकि पेनेट्रेशन इलास्टिक डिमांड के केस में यूज़ की जाती है पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी। पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी में लो प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। इलास्टिक है डिमांड, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो जब हम लो प्राइस पे लेकर आएंगे प्रोडक्ट तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो पेनेट्रेशन में लो प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, जबकि स्कीमिंग में हाई प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। पीक लोड प्राइसिंग क्या है? पीक लोड प्राइसिंग जब डिमांड पीक पे होती है तो कंपनीज उसकी हाई प्राइस चार्ज करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीक लोड प्राइसिंग। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग में देखिए, डंपिंग मतलब जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, वो इंडिया में हाई प्राइस चार्ज कर रही है किसी प्रोडक्ट के लिए और दूसरे फॉरेन कंट्री में लो प्राइस चार्ज कर रही है, ठीक है। वहां पर लॉस सह रही है और यहाँ पे जो यहाँ का मुनाफा हो रहा है उससे वो सेट ऑफ कर रही है, तो इसे ही बोलते हैं हम क्या? डंपिंग। दूसरे कंट्रीज में अपना वो बोलते हैं ना, दबदबा बनाना, अपना एक जगह बनाना, उसे ही बोलते हैं डंपिंग। लो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, दूसरे कंट्री के मार्केट में अपनी जगह बनाना, इसे ही हम बोलते हैं डंपिंग। अपने यहाँ हाई प्राइस चार्ज करना और दूसरे कंट्रीज में लो प्राइस चार्ज करना, इसे बोलते हैं डंपिंग स्ट्रैटेजी। देखिए स्कीमिंग क्या है? सेटिंग अ हाई प्राइस एट लॉन्च के समय हाई प्राइस चार्ज किया जाता है स्कीमिंग पे। यूज्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विथ लिटिल और नो कंपटीशन। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है उस केस में जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, या तो न के बराबर है या तो है भी तो थोड़ा है, तो यहाँ पे डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। डिमांड इनइलास्टिक होगी, प्राइस में चेंज हो, प्राइस ऊपर हो नीचे हो, प्रोडक्ट में कैसा भी प्राइस हो, डिमांड में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाई प्राइस मार्जिन होता है इसमें। अलाउ द रिकवरी ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। ओवर टाइम प्राइस इज लोअर टू एक्सटेंड सेल टू न्यू सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद नए सेगमेंट पे सेल करने के लिए प्राइस धीरे धीरे करके लो किया जाता है। पेनेट्रेशन में क्या होता है? लो प्राइस पे लॉन्च किया जाता है प्रोडक्ट में मार्केट शेयर लेने के लिए। यूज्ड व्हेन द ट्राइंग टू ब्रेक इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। जो एग्जिस्टिंग मार्केट है ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर उसमें हमें जाना है तो हम क्या करेंगे? पहले उस मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो लो प्राइस पे लॉन्च करेंगे, ठीक है। रेज प्राइस एज द फर्म बिकम्स एस्टैब्लिश, और फिर जब वो फर्म इस्टेब्लिश हो जाएगी, उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा बन गया है, तो वो क्या करेगी? फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करना शुरू करेगी, जब लोगों को लत लग जाएगी उसके प्रोडक्ट की तब। तो यही है स्कीमिंग एंड पेनेट्रेशन स्ट्रैटेजी। उसके बाद देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन द प्रॉपर सीक्वेंस। रिसर्च का क्या प्रॉपर सीक्वेंस होता है? आइए देखें, रिसर्च क्या होता है? रिसर्च, सर्च एंड सर्च, अगेन सर्च। रिसर्च मतलब कुछ नया खोजने के लिए कुछ सर्च करना, वही है रिसर्च। देखिए सबसे पहले रिसर्च में क्या किया जाता है? प्रॉब्लम फाइंड किया जाता है। किस प्रॉब्लम के लिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं? रिसर्च किस लिए किया जाता है? रिसर्च किया जाता है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर रिव्यू है, जो भी लिटरेचर है उनको रिव्यू करना, उनको स्टडी करना। उसके बाद अपने क्वेश्चन, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने हाइपोथेसिस सेट करना। जब हमारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस सेट हो गए तो हम क्या करेंगे? रिसर्च डिजाइन बनाएंगे कि कैसे अब हमें डेटा कलेक्ट करना है, क्या करना है आगे, इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, वो सब हम डिजाइन करेंगे। डिसाइड करेंगे सैम्पलिंग डिजाइन, ठीक है, कितना सैंपल होगा, कहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है। फिर उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम उस डेटा पे एनालिसिस करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, इंटरप्रिटेशन देंगे, कंक्लूजन आएगा, उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। देखिए इसमें क्या है?
रिपोर्ट राइटिंग, बजटिंग, डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, रिसर्च आउटकम। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग सबसे लास्ट में आएगा, तो किसमें लास्ट में, इसमें ये तीनों हो सकता है, ये नहीं होगा। अब उसके बाद डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, रिसर्च आउटकम। तो देखिए रिसर्च आउटकम जब भी आएगा डेटा कलेक्शन के बाद ही आएगा। जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर, तभी तो हमारा आउटकम कंक्लूजन आएगा रिसर्च का। तो सी के बाद ई आएगा, ठीक है, सी के बाद ई आना चाहिए। देखिए यहाँ सी के बाद ई है, यहाँ सी के बाद ई है, यहाँ देखिए ई पहले सी बाद में है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में कोई हो सकता है। फील्ड वर्क, फील्ड वर्क मतलब क्या है, लिटरेचर रिव्यू करना। लिटरेचर रिव्यू मतलब फील्ड वर्क करना, उस फील्ड से रिलेटेड जानकारी लेना। तो फील्ड वर्क क्या आएगा, फील्ड वर्क जब भी आएगा डेटा कलेक्शन के पहले आएगा, लिटरेचर रिव्यू तो डेटा कलेक्शन के पहले आता है। तो देखिए डी सी ई और लास्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा। तो डी सी ई कहाँ पर है, देखें जरा, डी सी बी ई है, तो ये तो नहीं होगा, डी सी ई ए ये होगा। बजटिंग, देखिए बजटिंग जो बी है, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले आएगा। रिसर्च करने के पहले हम बजट बनाएंगे कि इस रिसर्च में कितना खर्चा आएगा। अगर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो हम वो रिसर्च नहीं करेंगे। अगर वो बजट हमारे कंट्रोल में है, उस जिस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका जो बजट है उसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ही हम रिसर्च आगे परस्यू करेंगे। तो बजटिंग तो सबसे पहले आएगा। तो वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी डी सी ई ए, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया, याद रखिएगा रिसर्च का सीक्वेंस पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट्स फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट। कुछ डॉक्टर उन पेशेंट से भी चार्ज करते हैं जो अपॉइंटमेंट लेकर आते नहीं है, ठीक है। बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट दैट टाइम एंड डिसअपीयर्ड व्हेन द पेशेंट डिड नॉट शो अप। क्योंकि जो उस सर्विस की वैल्यू है वो उसी टाइम पे एग्जिस्ट करती है जब पेशेंट ने अपॉइंटमेंट लिया। अगर पेशेंट उस टाइम पे नहीं आया तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, सर्विस के किस कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जाम्पल है, ये है पेरिशेबिलिटी का एग्जाम्पल। सर्विस क्या होती है, पेरिशेबल नेचर की होती है। इसको आप मूवी हॉल से समझ सकते हैं। जैसे थिएटर में मूवी लग रही थी लॉकडाउन में, तो पूरा मॉल भरा हो या आधा मॉल हो, मतलब जैसे 100 सीट हैं, तो अगर 100 सीट्स पे लोग आए हैं, टिकट बुकिंग है, तो ठीक है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन में 100 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स के ही पैसे मिल रहे थे। तो उस टाइम पे 80 सीट का जो पैसा था वो क्या हो गया, वेस्ट चला गया। तो वो क्या हो गया, पेरिशेबल नेचर का है। वो उस टाइम पीरियड की जो वैल्यू थी सर्विस की, उस 80 सीट की, वो खत्म हो गई, वो वैल्यू खो दी गई, ठीक है। पेरिशेबल नेचर की होती है सर्विस। क्यों, क्योंकि सर्विस जिस टाइम पे अराइज होती है, अगर उस टाइम पे उसे नहीं लिया गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब सर्विस की ये सब भी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनसेपरेबिलिटी क्या होती है, इनसेपरेबिलिटी बोलती है कि जो सर्विस का ओनर है, मतलब जो सर्विस देने वाला है और जो सर्विस लेने वाला है, क्या सर्विस लेने वाला सर्विस देने वालों से उसकी वो सर्विस देने की क्वालिटी ले सकता है? क्या आप डांसर जो है, जो डांसर आपको डांस दिखा रही है, उससे आप डांस करने की कला ले सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं आप डांसर और डांस को? नहीं, हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। जो सर्विस हमें दे रहा है उससे हम उसकी सर्विस नहीं ले सकते, हम उससे सर्विस ले सकते हैं, उस सर्विस को उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे डांसर से हम डांस करने की कला नहीं ले सकते, उससे अलग नहीं कर सकते, इनसेपरेबल नेचर का होता है, हम सेपरेट नहीं कर सकते ओनर और सर्विस को। इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबल होता है, हम सर्विस को टच नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, हम उसे लेते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या होता है, हर सर्विस अलग अलग होती है, मतलब हर बार सर्विस अलग होगी। वो डिपेंड करती है टाइम पे, सर्विस कौन ले रहा है उस पे, कैसे दिया जा रहा है उस पे। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसके पास हम जाएंगे इलाज कराने तो वो किसी और तरीके से ट्रीट करेगा। अगर उसका कोई रिलेटिव जाएगा तो उसे किसी और तरीके से ट्रीट करेगा। अगर उसका बहुत ही अच्छा खास दोस्त है तो उसे किसी और तरीके से ट्रीट करेगा। या आप टीचिंग को ले लीजिए,
टीचर क्या होता है, हर स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाता है। अब जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं, तो हम अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। कल अगर हम लेंगे तो कल मेरे सर्विस में कुछ चेंज होगा, ठीक है। एकदम डिक्टो आज के जैसा कल हम नहीं पढ़ा सकते, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो सर्विस क्या होती है, सर्विस वेरिएबल नेचर का होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होती ही है। पेरिशेबल बता ही चुके हैं। देखिए इंटेंजिबिलिटी, सर्विस कैन बी सीन, सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्ट, फेल्ट, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर परचेज। जब तक सर्विस को हम परचेज नहीं करेंगे तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इंसेपरेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर्स, हम सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस सेपरेट नहीं कर सकते। वेरिएबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड ऑन हु प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंड कब प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पेरिशेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज, सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते बाद के यूज के लिए, ठीक है। ये देखिए इनटेंजिबल सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। इनटेंजिबल का मतलब क्या है कि जब तक हम सर्विस को परचेज नहीं करेंगे तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। जब तक हम उसको परचेज नहीं करेंगे, जब हम परचेज कर लेंगे तो हम सर्विस को फील कर सकते हैं, हम सर्विस को ले सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।